नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा न्यूज एट 4 की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मेरठ से मिल रही है, जहां केमिकल फैक्ट्री में लगी आग को बुझा लिया गया है। दमकल की मदद से आग बुझाई गई है। दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया था। मेरठ में थिनर बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। गनीमत ये रही कि सॉल्वेंट से भरे जिस टैंकर में आग लगी वो फटा नहीं, साथ ही 3 बड़े टैंक में आग लगने से भी बच गई, लेकिन वरना कोई बड़ा हादसा मौके पर हो सकता था। पानी में फोम डालकर आग को बुझाया गया। आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया है। इंचौली थाना इलाके के फिटकरी गांव में थिनर बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये दोनों ही तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आग कितनी भयानक थी। एक तस्वीर में भीषण आग से उठता ये काला धुएं का जो गुब्बार है वो बता रहा है कि आग अपना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये तब की है जब दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन उसके बाद आग के निशान इस कहानी को बयां कर रहे हैं कि आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। आग से लाखों का नुकसान हुआ। मेरठ के इंचौली थाना इलाके के फिटकरी गांव में थिनर बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। यहां भीषण आग लगी हुई थी और दमकल विभाग की जो आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं वो पहले मौके पर बुलाई गई थी। उसके बाद 5 गाड़ियां और बुला ली गई। करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लाखों रुपए का जो नुकसान है वो हुआ है। चूंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट फैला हुआ था उस सॉल्वेंट में जितना पानी डाला जा रहा था उतना ही जो सॉल्वेंट है वो पानी के ऊपर तैर के आ जाता था, जिसके बाद जो आग है वो और ज़्यादा यहाँ पर भड़क जाती थी। उसके बाद यहाँ फोम पानी के भीतर मिलाया गया और उसके बाद यहाँ आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीर आपने देख ली। अब दूसरी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए कि जो बराबर में यहाँ जो टैंकर खड़ा हुआ था इसके अंदर भी सॉल्वेंट बताया जा रहा है। इस टैंकर में आग लग गई और जो उसके टायर हैं वो सारे जल गए। शुक्र रहा कि ये टैंकर फटा नहीं। अगर ये टैंकर फट जाता तो हादसा और बड़ा हो सकता था। यहाँ तो आग जरूर बुझ गई है लेकिन तपिश अभी भी बरकरार है। और दूसरी तरफ यहाँ जो मैदान में लकड़ियाँ पड़ी हुई थी उनमें आग अभी भी बनी हुई है। लपटें जरूर खत्म हो गई हैं लेकिन तपिश बरकरार है और उस तपिश को खत्म करने का जो प्रयास है वो दमकल विभाग की तरफ से पूरी तरीके से किया जा रहा है। गनीमत ये भी रही कि जो 2 बड़े यहाँ 3 हैं, आप देखिए कि 2 इधर हैं और एक साइड में है। ये 3 बड़े जो टैंक हैं, अगर इन टैंक तक आग पहुंच जाती तो और भी भारी नुकसान हो सकता था और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो आग है वो भड़क सकती थी। दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर लगी हुई हैं। ये वाला जो गोदाम है, गनीमत रही कि ये जो मेन गोदाम था ये यहाँ पर बच गया था। अब ये तस्वीरें आप देखिए कि जो दमकल विभाग के करीब 1 दर्जन गाड़ियाँ यहाँ बुला ली गई। आसपास के जनपदों से भी गाड़ियों को यहाँ बुला लिया गया। 2 घंटे से ज़्यादा की मशक्कत के बाद इस आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया है। आग बुझ गई है लेकिन तपिश अभी भी बरकरार है और उसको भी खत्म करने के लिए दमकल विभाग की जो टीम है वो पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। उधर गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में साउथ साइड इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लग गई। मैम्ब्रिक डिजाइन नाम की फैक्ट्री में आग लगी। आग तेजी के साथ फैली। कपड़े बनाने की फैक्ट्री में काम चल रहा था। भारी मात्रा में यहाँ मजदूर के लिए शेड बनाने के लिए थर्माकोल मंगाया गया था। शॉर्ट सर्किट की वजह से थर्माकोल ने आग पकड़ ली। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जैसे तैसे आग बुझाने के काम में जुटी हैं। इसके साथ ही पास में केमिकल और पीपीएफ किट बनाने की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री तक भी आग पहुंच गई है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और जो आसपास की फैक्ट्री हैं वो भी इस आग की चपेट में आ रही हैं। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट निकलकर सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। गाजियाबाद का विजयनगर इलाका है जहां पर ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में आग लग गई है। ये काला धुआं ये बताने के लिए काफी है कि आग अपना विकराल रूप ले चुकी है और आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं वो भी अब इसकी जद में आ रही हैं।
वहीं उत्तराखंड के जंगलों में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। रुद्रप्रयाग से सटे गांव में आग धीरे धीरे फैल रही है। वन विभाग आग पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। वहीं ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख लीजिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे गर्मी का सीजन आता है वैसे वैसे जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं। हर बार वन विभाग अपनी पूरी तैयारी होने का दावा जरूर करता है, लेकिन वो दावे तमाम फेल हो जाते हैं क्योंकि आग जंगलों को पूरी तरीके से तबाह करती हुई नजर आती है। वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचता है और जगह जगह पहाड़ों पर जंगलों से ऐसी ही घटना सामने आती हैं। आग पर जल्द ही काबू नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ये जो आग है वो अब आबादी वाले इलाके में भी पहुंच रही है, जिसकी वजह से लोगों में अब दहशत व्याप्त है इस आग को लेकर। रायबरेली से आपको अगली खबर बताएं, जहां राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखी है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखी है। भीषण गर्मी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के खीरो क्षेत्र में सबसे ज्यादा कटौती है। ये मेंशन किया है राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने। तो ऊर्जा मंत्री को ये पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है, जिसमें बताया है कि अघोषित बिजली की कटौती हो रही है, जिसकी वजह से इस गर्मी में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा कटौती हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के खीरो क्षेत्र में सबसे ज्यादा कटौती हो रही है, ये इस चिट्ठी में मेंशन किया गया है। तो अघोषित बिजली कटौती को लेकर चिट्ठी लिखी है राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने और बताया है कि इलाके में अघोषित बिजली कटौती की वजह से इस भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी हो रही है। और खबर रायबरेली से ही है, जहां सपा विधायक मनोज पांडे ने भी चिट्ठी लिखी है। बिजली कटौती को लेकर पावर कॉर्पोरेशन की एमडी को पत्र लिखा है। रायबरेली में बिजली कटौती की समस्या को लेकर चिट्ठी लिखी है। तो देखिए, एक तरफ रायबरेली से जो वहां के मंत्री हैं, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने चिट्ठी लिखी है ऊर्जा मंत्री को। तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है। बिजली कटौती की शिकायत भी वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन के एमडी को पत्र लिखा है और रायबरेली में बिजली कटौती की समस्या को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। यानी कि इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती की समस्या लगातार सामने आ रही है, वो भी तब जबकि लगातार योगी सरकार की तरफ से 24 घंटे बिजली देने की तस्दीक की जा रही है और इस पर लगातार तेजी के साथ काम भी हो रहा है। बिजली कटौती से लोगों की नाराजगी जगह जगह देखने को मिल रही है, लेकिन जब इसे लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से सवाल किया गया तो वो बिना जवाब दिए ही निकल गए। प्रदेश में बिजली सप्लाई को लेकर शेड्यूल जरूर तय किया गया है, लेकिन तमाम शहरों में बिजली की कटौती बढ़ी है, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं जब इससे लेकर ऊर्जा मंत्री से सवाल करने की कोशिश की गई तो वो भी सवालों से बचते नजर आए। तो देखिए, बिजली कटौती पे ऊर्जा मंत्री ने जवाब नहीं दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने मना किया ना अभी। प्रदेश में बिजली का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जगह जगह कटौती की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसे लेकर हमने जब बात करनी चाहिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से, तो उन्होंने कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा। हम इस समय ऊर्जा मंत्री के आवास के सामने ही मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी वो यहाँ से जब निकल रहे थे तो हमने इन जनता की जो समस्याएं हैं उनका सवाल का जवाब जानना चाहा, लेकिन वो कुछ भी बिना बोले ही यहाँ से निकल गए। ये हालत है, जबकि खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो बिजली का जो संकट है उसको लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं कि हालात यहाँ पर किसी तरह से खराब ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना आए उपभोक्ताओं को। दूसरी तरफ खुद ऊर्जा मंत्री भी इसे लेकर बैठकें कर रहे हैं, कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन अपनी बात उन्होंने मीडिया के सामने कहना उचित नहीं समझा। बहरहाल हालात लगातार खराब हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोगों को अघोषित बिजली संकट जो है, बिजली कटौती जो है, उसका सामना करना पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। संत कबीरनगर के धनघटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक गणेश चौहान का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में क्षेत्र की जनता को बिजली कटौती की समस्या से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं विधायक जी। अभी कल ही माननीय
ऊर्जा मंत्री परमादरणीय के शर्मा जी से भेंट हुआ और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही क्षेत्र की बिजली की समस्या को निस्तारण किया जाएगा। मेरे मित्रों, आप सब थोड़ा सा साथ दीजिए, मैं आपके दुख दर्द को अपना दुख दर्द बना के चलता रहूंगा। मेरे मित्रों, ऑल पीपुल्स माय धनघटा विधानसभा, योर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम इज माय प्रॉब्लम ऑल्सो। आई फुल्ली डिवोटेड टू ऑल ऑफ यू, बट इट्स माय लर्निंग टाइम माय फ्रेंड। प्लीज गिव मी सम टाइम। आई promise that just solve electric problem. My God, please give me some time. अभी तो विधायक जी ये भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द बिजली कटौती की जो समस्या है उसे दूर करवा दिया जाएगा। उनकी बात ऊर्जा मंत्री से हुई है और जल्दी ये समस्या दूर हो जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कॉमन सिविल कोड को संविधान की भावना के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने पर कानून का सहारा लेंगे। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाया कि वो वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कृत्रिम मुद्दे पैदा करती है। समान नागरिक संहिता को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय रख दी है और कहा है कि मुसलमानों को समान नागरिक संहिता अस्वीकार है क्योंकि ये असंवैधानिक है। हमारे साथ मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य हैं। इनसे बात करते हैं। आप लोगों ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप लोगों को क्यों लगता है कि मुसलमानों को ये अस्वीकार है और ये असंवैधानिक है? देखिए, हमें नहीं लगता है, ये तो इस्टेब्लिश लॉ ऑफ लैंड है, ये भारत का संवैधानिक कानून है। संविधान में बाकायदा ये दर्ज है कि भारत के तमाम नागरिक, तमाम सामाजिक इकाइयाँ अपनी आस्था, अपने पारिवारिक कवानीन और अपने जो फैमिली लॉज हैं उनके तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। और इन सबको साथ रखते हुए ही संविधान ने कहा कि भारत में एकता अनेकता में कायम करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके अंतर्गत ये हमारा स्टैंड जो है वो संवैधानिक स्टैंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जो है जिम्मेदारी है कि इसको हम कहें। दूसरी बात, मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मसला तमाम इकाइयों का है। ये कर्नाटका के लिंगायत का भी मसला है, ये विदर्भा के हिंदू भाइयों का भी मसला है, ये असम और त्रिपुरा के कबाइल से ट्राइबल्स का भी मसला है, इसी तरह है हमारे खालसा पंथ के लोगों का भी मसला है। ये तो मुसलमानों का मसला नहीं है। लेकिन जो इस समय सरकार इस प्रदेश और देश में है, उनका ये असल मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा सियासी है, ये पॉलिटिकल स्टंट है उनका। आप कह रहे हैं ये सियासी शिगुफा है? हाँ, शिगुफा नहीं कहता हूँ, मुद्दा कहता हूँ, बनाए हुए हैं, आज से नहीं, 70 साल से बनाए हुए हैं। जब मधोक जी और वाजपेयी जी थे और बाद में वाजपेयी जी और आडवाणी जी आए, ये तो हमेशा से उनका मुद्दा था। इसलिए कि इन्हें अगर ये मुद्दे नहीं बनाएंगे तो फिर इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। ये जो भारत के नागरिकों के असल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन पर कोई चर्चा नहीं करनी है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कौन छीनने की कोशिश कर रहा है? ये जो इस समय सरकार है वो भारत के संविधान के खिलाफ है। उनका कमिटमेंट है कि संविधान को स्वीकार नहीं है व्यवहारिक तौर पर। वो शपथ लेते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में अंतर होता है, दोहरा उनका चेहरा। समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि संविधान नहीं मानता इसको। अगर मानता होता, संविधान नहीं कहता कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगी। संविधान ने कस्टमरी लॉज को नहीं माना होता। और ये आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के पहले शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 1937 से भारत में चला आ रहा है। यानी अंग्रेज भी इतने नासमझ नहीं थे, विदेशी थे शासक हमारे यहाँ, लेकिन वो भी समझते थे कि इसको न छेड़ा जाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा है दैट गवर्नमेंट विल बी द मैड गवर्नमेंट विच विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट कॉमन सिविल कोड। वो पागल सरकार होगी। बाबा साहब भीमराव कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा है बात। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान का सीधे तौर पर आरोप है कि असल मुद्दों से मुंह छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कृत्रिम मुद्दे पैदा कर रहा है, असंवैधानिक और अस्वीकारता जाहिर करते हैं समान नागरिक संहिता पे और कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसे नकार दिया था। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। देखिए, इस कॉमन सिविल कोड को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर
बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम करती है। उन्होंने कोरोना पर भी कहा कि पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद फैसला ले रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया और कहा यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल जी। सर, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड ने कमेटी बना दी है और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है, कहा यह संवैधानिक है। देखिए, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी जो कोई बात कह रहे हैं उस पर हम कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते कि अगर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा हम विचार कर रहे हैं या उत्तराखंड की मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो स्वाभाविक है कि हम अगर कोई चीज़ विचार करते हैं तो फिर हम संविधान सम्मति करते हैं। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370(35)A एक अस्थायी प्रावधान था संविधान में, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर की जनता, लेह लद्दाख की जनता तमाम केंद्र की योजनाओं से वंचित रहती थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 नहीं मिलता, आवास नहीं मिलता था, दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था। केंद्र के 100 से ऊपर बनाए हुए कानून उसमें लागू नहीं होते थे। तो आखिर आज अगर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख को हमने, गृह मंत्री जी ने जिस तरह से प्रस्ताव किया, अमित शाह जी ने, और मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ, आप जाइए देखिए कितना बड़ा एक परिवर्तन आया है। तो कोई फैसला हम करते हैं तो संविधान सम्मत करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब जरूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए देश में? देखिए, हम स्वाभाविक है कि आज प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा जब से बने कि हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और हम किसी योजनाओं में आपने देखा होगा सबकी सहभागिता है, कहीं कोई पक्षपात नहीं है। उसी का नतीजा है कि आज हमको जो जनादेश मिल रहा है कि जो भाजपा कही जाती थी कि ये हिंदी काउबेल्ट की पार्टी है, आज लेके नॉर्थ ईस्ट से, असम से लेके कर्नाटका, साउथ इंडिया तक हमारी जिस तरह से हमको जनादेश मिल रहा है, सभी राज्यों में बहुमत की सरकारें हैं। तो अब इससे साफ है कि सरकार के द्वारा किए गए निर्णय, उनके द्वारा योजनाएं, उनके द्वारा संविधान के संशोधन, सभी पे जनता की मोहर है, ये अपने आप में स्पष्ट है। शुक्रिया। से बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी, जिनका कहना है कि बीजेपी कोई भी संशोधन अगर करती है तो संविधान सम्मत करती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या बयान दिया है उससे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन जब जरूरत होगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। रोशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने आज भगवा वस्त्रों में ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल के दीदार के बाद उन्होंने कहा कि मैं ताजमहल नहीं, तेजो महल के दर्शन के लिए आया हूं। अधिकारियों का बहुत सहयोग रहा है। मैं धर्मदंड लेकर अंदर गया हूं, हालांकि ध्वजा लेकर नहीं जाने दिया गया। ताज का दीदार कर बाहर आए गोविंद पाराशर से बात की हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय। भगवाधारी गोविंद पाराशर ताज का दीदार करने के बाद अब बाहर आ चुके हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कल जिस तरह से एक बड़ा इशू बन गया और परमहंसाचार्य जी को नहीं जाने दिया गया, आपने ऐलान किया और आप अंदर गए, किस तरह का स्मूथ रहा या कोई रोक टोक रही? नहीं, ऐसा कल क्यों रोका गया ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें किसी ने नहीं रोका और बड़े प्यार से अंदर तेजो महल के हमने दर्शन किए, पूरा घुमाया। सीआई साहब की यहाँ ताजमहल तेजो महल है, ये तो तेजो महल है, और जो ताजमहल मानता है वो मानने दो, इससे मुझे कोई मान्यताओं में तो ताजमहल नहीं, तेजो महल है। आप इसकी खुदाई भी करवाओगे तो पता चलेगा इसमें क्या है, लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज हमें किसी ने नहीं रोका और बढ़िया तरह हमें यहाँ के प्रशासन ने हमारा सपोर्ट करा पूरा अंदर तक, और हमें पूरे दर्शन कराए और घूम के आए। परमहंसाचार्य जी कह रहे थे, उनका बयान आया है कि यहाँ शिव जी की पिंडी दबी हुई है, इसलिए मैं यहाँ आया, और फिर उनको जाने नहीं दिया गया। टिकट भी खरीद ली थी, बाद में पैसे वापस हुए, ये सारी चीज़ें रहीं। हाँ, यहाँ शिवलिंग तो है, ये तो हमारे परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी भी कह चुके हैं। इसी के बाद ये माहौल हुआ है, लेकिन आज जो माहौल हमने देखा कि हमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हमें खूब अच्छी तरह देखो, हम पे डंडा भी था, हाँ अंदर गया था, ध्वजा भी तो थी आप? हाँ, ध्वजा को हमारे को रोका गया कि यहाँ अलाउ नहीं है। ध्वजा हमारे को बड़े प्यार से उन्होंने लिया और जो कि इसको नहीं है,
तो इतना वो हुआ है, लेकिन हमें खूब अच्छी तरह दर्शन कराए, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है जो कल हमारे जो परमहंस जी के साथ जो बदतमीजी किसी ने भी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई, हम कानूनी कार्रवाई मांगते हैं कैसे आदमी के खिलाफ, क्योंकि ये लोग माहौल ख़राब करते हैं। ऐसे कुछ है, ऐसे पहले भी कई बार भगवाधारियों को रोका गया है, उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं, माफ़ी मांग के छोड़ दिया जाता है। तो ये परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूँ कि जो ऐसे अधिकारी है जो भगवाधारी से ऐसे चिढ़ते हैं, जैसे लाल कपड़े को देख के एक सांड चिढ़ता है, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये माना जाए चूँकि आपको प्रवेश मिला है बहुत स्मूथ और बिना रोक टोक के, तो भगवाधारी अब तेजो महल जा सकते हैं। तेजो महल क्यों नहीं जा सकते हैं? ये तो तेजो प्रभु का है, सबका सबके समाज के साथ जाना है। और यहाँ में तो सभी के दर्शन करने हैं, जिसको जो तेजो महल मानते हैं वो तेजो महल है, जो मस्जिद मानते हैं वो मस्जिद है। ये तो हमारा तेजो महल है, इसमें तो सभी भगवाधारी जा सकते हैं। तो समझ सकते हैं किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आई है। और अखिल भारत हिंदू परिषद के जो कहा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोविंद पाराशर, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो जाएंगे, भगवा वस्त्रों में जाएंगे। और CISF की सिक्योरिटी ने अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी। और जब वो बाहर वापस आए हैं तो उनका कहना है कि उन्होंने बहुत आराम से ताजमहल का, बल्कि उनका कहना है तेजो महल का उन्होंने दर्शन किए हैं। तो कुल मिला के एक बार फिर से ताजमहल सुर्खियों में है। और ये जो कहा जाए जो घटनाक्रम की शुरुआत हुई है वो कल शाम को ही, जब परमहंसाचार्य जो भगवा वस्त्रों में थे उनको अंदर ताजमहल जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आगरा से मिथुन उपाध्याय, ABP।